Hello all of you. Now let's see section 50, interest on delayed payment of tax. बहुत जगह पे हमने इसको डिस्कस किया है कि जब भी आप डिले करते हैं पेमेंट में तो आपको इंटरेस्ट लगता है, राइट? और नॉर्मल रेट 18% है और कुछ केसेस में स्पेशल रेट है 24%. तो लेट्स सी, वो दिया इधर 50. सबसेक्शन 1 कहता है कि एवरी पर्सन हु इज, 1 इज द नॉर्मल रेट, हाँ, every person who is liable to pay tax in accordance with provisions of this act or the rules made thereunder but fails to pay, जो liable है लेकिन delay करता है, he fails to pay the tax or any part thereof to the government within the prescribed time, shall for the period for which the tax or the part thereof remains unpaid pay on his own voluntarily आपको pay करना है interest at such rate not exceeding 18% per annum. तो ये मैक्सिमम रेट है जो गवर्नमेंट लगा सकता है और उन्होंने लगाया भी 18% ही है. तो नोटिफाइड रेट भी 18%. अभी नीचे अपन देखेंगे नोटिफिकेशन दिया है, एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल. तो नोटिफाइड कितना है? 18%. और ये देखो ये मैंडेटरी है और सेल्फ आपको भरना है. सेल्फ असेसमेंट के अंदर आप पे करेंगे. अगर आपने डिले किया तो इंटरेस्ट आपको ही भरना है और नहीं भरेंगे तो ऑफिसर रिकवर करेगा. Then interest under subsection 1 shall be calculated in such manner as may be prescribed from the day succeeding the day on which the tax was due to be paid. यानी कहां से कहां तक लगेगा? अगर ये अपना ड्यू डेट था जहां अपने को भरना चाहिए था तो अगले दिन से लगेगा. मान लो कि ड्यू डेट अगर 20th ऑफ अक्टूबर है तो इंटरेस्ट कहां से चालू होगा? 21st से. कहां तक? अप टू द डेट ऑफ पेमेंट. जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते वहां तक ये इंटरेस्ट लगेगा. ओके, अगले दिन से लगेगा, ड्यू डेट का अगला दिन. एंड फिर 3 में लिखा है कि टैक्सेबल पर्सन हु मेक्स एन अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ 42. अनड्यू क्लेम कर रहे हो आप, अनजस्टिफाइड क्लेम, और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ 43. ये दोनों अपन ने आईटीसी में देखे थे. क्लेम करना और ये क्रेडिट नोट वाला केस, एक्सेसिव सेट ऑफ कर देना. shall pay interest on such undue or excess claim or any such undue or excess reduction as the case may be at such rate not exceeding 24% per annum. और यहाँ as may be notified लिखा है, notified भी कितना है? 24% ही है. तो सिंपल है. और उसी का नोटिफिकेशन नीचे दिया है देखो. तो कौन से सबसेक्शन 1 ऑफ 50 जो है उसमें 18% है, फिर सबसेक्शन 3 ऑफ 50 जो है उसमें 24 है. उसके अलावा सबसेक्शन 12 ऑफ 54 ये रिफंड वाला है. रिफंड के अंदर 6% मिलता है. 56 में जो है उसमें भी ये भी रिफंड ही है 6%. एंड प्रोविजो टू 56 ये डिफॉल्ट फ्रॉड केस, सॉरी फ्रॉड केस बोलता हूं, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, ये अपील्स केस है और उसमें आपको रिफंड मिल रहा है. अपीलेट ऑर्डर के अंदर रिफंड आ रहा है और वो अगर आपको उन्होंने टाइम में नहीं दिया तो फिर 9% इंटरेस्ट लगता है. तो अपने को अपने से रिकवर करते हैं 18 या 24 से, और जब देने की बारी आती है रिफंड्स के ऊपर तो 6 या फिर 9% होता है. वेरी सिंपल. और उसी का एनालिसिस दिया है जो कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है. उसमें एक 73 का जो रेफरेंस, एक्चुअली आप पढ़ो भी मत अभी इसको, 73 74 का जो रेफरेंस है वो सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो बाद में समझ में आएगा जब अपन रिकवरी में जाएंगे. फिर चलते हैं सेक्शन 51 पे, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. जैसे इनकम टैक्स में हम देखते ना कि जो पेयर होता है ऑफ इनकम, वह इनकम टैक्स होता है. तो पेयर ऑफ इनकम हैज टू डिडक्ट टैक्स from the amount that he is going to pay to the payee, right? और वो डिडक्ट करके फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है. तो उसी तरह से यहां पे भी जीएसटी के अंदर भी गवर्नमेंट ने प्रोविजंस डाले हैं टीडीएस का भी
और टीसीएस का भी, दोनों प्रोविजंस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो ये दोनों अपन देखते हैं एक के बाद एक। तो पहले टीडीएस से शुरू करते हैं। मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जुलाई 2017 से जीएसटी शुरू हो गया, लेकिन टीडीएस के जो प्रोविजंस है वो उन्होंने चालू नहीं किए थे, वो अबेयंस में थे। अब जाके उसको चालू किया है 1 अक्टूबर 2018 से। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया है दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज देयर इन द erstwhile VAT laws also. GST law also mandates TDS via Section 51 of the CGST SGST Act of 2017 and Section 20 of IGST Act 2017 and 21 of UTGST Act 2017. तो ये सब corresponding sections है। And GST Council in its 28th meeting held on 21/7/18 recommended the introduction of TDS with effect from 1 October 2018. ठीक है। फॉलोइंग वुड बी द डिडक्टर्स। अब देखो ये भी क्या है कि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट पे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता। देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। तो एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि इसमें डिडक्टर्स कौन लोग रहेंगे, हु विल बी द डिडक्टर्स ओके ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो वो उसमें दिया है कि फॉलोइंग वुड बी द डिडक्टर्स ऑफ टैक्स इन जीएसटी अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट read with notification 33/2017। अब ये नोटिफिकेशन वगैरह याद मत रखो, ये लिस्ट याद रखना है। नंबर 1, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट सीजी या एसजी का, जैसे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट या ऐसे कोई भी एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, हजारों डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट की। तो वो नंबर 1 पे। नंबर 2, लोकल अथॉरिटी। आपके लोकल अथॉरिटीज, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन गवर्नमेंटल एजेंसीज, तो एक क्लॉजेस भी दिए उसके 51(1)A, 51(1)B, 51(1)C, गवर्नमेंट के जो एजेंसीज होते हैं। और नोटिफाइड पर्सन्स और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, क्लॉज डी है उसमें नोटिफाइड पर्सन्स बोल के रखा है सेक्शन के अंदर। और फिर उसके अंदर किस किस को नोटिफाई किया है वो देखो। फॉलोइंग पर्सन्स हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस क्लॉज डी। अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी अदर बॉडी set up by an act of parliament और state legislature, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, या बोर्ड में हजारों बोर्ड, जैसे सीबीआईसी इटसेल्फ हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और बॉडीज भी होते गवर्नमेंट के अपॉइंटेड बॉडीज। ठीक है, सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट, यानी और कोई लॉ में उसको एस्टैब्लिश किया है, with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। कोई भी फंक्शन के लिए, जिसमें यानी कोई गवर्नमेंट कंपनी भी इसके अंदर आ जाएगी, गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है, जिसमें 51% शेयर होल्डिंग जो है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विद 51% और मोर इक्विटी बाय द गवर्नमेंट, या 51% कंट्रोल बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और अ सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। वैसे सोसाइटी तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहां कौन सी सोसाइटी कवर होंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने एस्टैब्लिश की है, नॉट प्राइवेट सोसाइटीज। फारूक हक ने सोसाइटी बनाई वो नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट के बनाए हुए सोसाइटीज है वो इसमें कवर होंगे। नॉर्मली चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाता है गवर्नमेंट।
एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो PSUs है सारे, वो इसमें कवर है। तो इतने लोगों की लिस्ट याद रखना है। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51, लिख देंगे दीज आर द पीपल हु आर लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन, कब TDS काटना है, when tax deduction is required to be made. So it says tax is required to be deducted from the payment made or credited to the supplier if the total value of supply under a contract, एक contract को देखेंगे, one contract, under a contract, in respect of supply of taxable goods or services or both, exceeds 2,50,000 रुपीज। ठीक है, तो कोई भी, जैसे फारूक हक को काम दिया कुछ गवर्नमेंट ने, और मैंने गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करके दिया, जिसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है मेरे और गवर्नमेंट के बीच में, उसमें जो मैं सप्लाई करने वाला हूं गुड्स का या सर्विस का या दोनों का, वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर होने वाला है। द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू एक्सीड 2,50,000 फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो फिर TDS काटना पड़ेगा। नाउ इट मे हैपन कि कॉन्ट्रैक्ट लंबा है, 7-8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 लाख है, लेकिन हर महीने वो मेरे को 50-50 हजार रुपए देने वाले हैं 10 महीने तक, तो फिर TDS कटेगा क्या? यस। तो अपन ये नहीं देखेंगे कि सिंगल पेमेंट शुड एक्सीड 2,50,000, नो, अभी जो पेमेंट वो कर रहे हैं वो हो सकता है 2.5 लाख से कम हो। अपन टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ये देखा जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड एक्सीड 2,50,000 रुपीज। ठीक है, फिर एक एक पेमेंट 2.5 लाख से कम हो तो भी TDS कटेगा। नंबर 2 पॉइंट याद रखो कि अगर मेरे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे, गवर्नमेंट के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके रखे मैंने अलग अलग काम के लिए, 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या उनको एग्रीगेट करेंगे क्या? नहीं। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट 1-1 लाख रुपए का है, एंड आई हैव गॉट 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज अ वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो TDS कटेगा क्या? नहीं। हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रीगेट नहीं करेंगे, याद रखो। तो ऐसा नहीं कि सब कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रीगेट करके 5 लाख हो गया तो TDS काट लो, नहीं। ओके, तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट को देखना है, अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सिंपल है, याद रहेगा। 2.5 लाख के ऊपर वैल्यू गई तो TDS कटेगा। नाउ दिस वैल्यू शैल एक्सक्लूड द टैक्सेस लेविएबल अंडर GST, दैट इज सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो जितने भी GST के टैक्सेस है उसको एक्सक्लूड करके अपने को देखना है, यानी ये जो 2.5 लाख है दिस इज एक्सक्लूडिंग GST, नॉट इंक्लूडिंग GST। Okay, very good. Then conditions for and amount of deduction. तो उसके अलग अलग फिर intricate conditions भी है। देखो, tax deduction is required if all the following conditions are satisfied. Number 1, total value of taxable supply exceeds 2,50,000 under a single contract. अपन ने अभी स्टडी किया उसको। This value shall exclude taxes and cess under GST. अच्छा, बाकी कोई टैक्सेस लगने वाला है तो GST को छोड़ के उसको इंक्लूड करके देखना है। मान लो और कोई लॉ में कोई टैक्स है तो उसको इंक्लूड करके देखेंगे, वैल्यू में इंक्लूड करके लेंगे, लेकिन GST के जो टैक्सेस है, सेंट्रल, स्टेट, यूटी, IG एंड सेस, इनको एक्सक्लूड करके देखेंगे। Then if the contract is made for both taxable supply and exempted supply, deduction will be made if the total value of taxable supply exceeds 2,50,000। ठीक है, अगर exempted और taxable दोनों का सप्लाई है और साथ में है जॉइंट, तो अपन वैल्यू जो लेंगे वो सिर्फ taxable सप्लाई का वैल्यू लेंगे, exempt सप्लाई के वैल्यू को एग्रीगेट नहीं करेंगे। आया समझ में? ओनली taxable सप्लाई 2.5 लाख के ऊपर होना चाहिए। This value shall exclude again taxes. Then where the location of supplier and the place of supply are in the same state or UT. Now these are some interesting points. इसको अच्छे समझो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो,
वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दो चीज को देखना पड़ता है, लोकेशन ऑफ सप्लाई। ये क्या अपन देख रहे हैं, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट स्टडी की अपन ने, तो उसमें दो चीज देखनी पड़ती है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स अपन देख चुके हैं, है ना, और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है उसका भी डेफिनेशन देखा है। तो अगर ये दोनों एक ही स्टेट में है, इन द सेम स्टेट और यूटी, देन इट इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई, है ना, उसको इंट्रास्टेट मानेंगे। जैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर नागपुर है, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है, तो दोनों महाराष्ट्र में है, दोनों महाराष्ट्र में है, तो क्या हो गया ये इंट्रास्टेट सप्लाई इन महाराष्ट्र। तो यहां जो टीडीएस है वो रहेगा 1% ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, to be deducted if the deductor is registered in that state or union territory without legislature। हाँ ठीक है, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उससे मतलब नहीं है, तो उसको अपने को काटना पड़ेगा 1%। तो 1% क्या कटेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ दैट स्टेट। तो 1% सीजीएसटी एंड 1% महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी, ऐसे कटेगा। Okay. Second point, where the location of supplier is state A and place of supply is in state or union territory without legislature B, यानी एक स्टेट और वो दूसरा स्टेट चेंज हो गया, इज इन अनदर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बी, देन व्हाट विल हैपन, it is an interstate supply and TDS at the rate of 2% under IGST Act is to be deducted। इंटरस्टेट हो गया तो फिर IGST लगता ना, तो TDS भी किसका कटेगा, IGST, और IGST जो है वो ये दोनों कंपोनेंट का टोटल होता है। तो इंट्रास्टेट में 1-1 लगेगा, CGST और SGST 1-1, यहां पे मिला के 2% लगेगा, सिंपल है ना। Deducted if the deductor is registered in the state or union territory without legislature B. Now this is important, is registered in state or union territory without legislature B। अबे यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर से घबराना मत, यूनियन टेरिटरी बस आप ये मान के चलो, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर इसलिए बोला है क्योंकि यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है तो वहां तो एसजीएसटी लगता ना, इसलिए यूटीजीएसटी कब लगता, इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, इसलिए वो ऐसा लिखा है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दैट। एंड वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इन स्टेट ए एंड द लोकेशन ऑफ सप्लाईज इन अनदर स्टेट विदाउट, it is an interstate supply and TDS at the rate of 2% of IGST is to be deducted if the deductor is registered in state A। तो स्टेट ए में भी रजिस्टर्ड है, यानी पहले स्टेट में, तो भी वो काटेगा और 2% से वहां काटेगा, और स्टेट बी में अगर है तो भी काटेगा। एंड व्हेन एडवांस इज पेड टू सप्लायर ऑन और आफ्टर 11018 टू advance is paid to supplier on or after 11018 to a supplier for supply of taxable goods or service, so both ये कंटिन्यू है, हाँ एफ नहीं है, तो स्टेट ए व्हेन एडवांस इज पेड टू अ सप्लायर ऑन और आफ्टर 11018 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, बोथ, ये टू अ सप्लायर बार बार आ गया है, इसको काट दो। यानी कि अगर एडवांस 11018 के बाद है और मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट तो आगे होने वाला है, कुछ एडवांस 11018 के पहले दे दिया होगा, उस पे टीडीएस नहीं काटेगा, और कुछ एडवांस अगर 11018 के बाद हम दे रहे हैं तो उस पे टीडीएस काटना है। ओके, देन व्हेन टैक्स डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, कब टीडीएस नहीं काटना है, तो उसमें अंदर देखो, where the total value of taxable supply per contract is less than or equal to 2 लाख, 2.5 लाख या उससे कम का वैल्यू है तो नहीं कटेगा, या फिर contract value is more than 2.5 lakh for both taxable and exempted supply but the value of taxable supply under the contract is less than equal to 2.5 lakhs। अगर composite supply है taxable and non taxable
और टैक्सेबल कंपोनेंट 2.5 लाख से कम है, टोटल 2.5 लाख से ऊपर होगा लेकिन टैक्सेबल कंपोनेंट 2.5 लाख से कम है, तो अगेन नो टीडीएस। या फिर रिसीट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्टेड, अगर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है तो उसमें भी टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे पूरी वो लिस्ट अपन देखी ना एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की, तो वो सर्विस मैं अगर गवर्नमेंट को दे रहा हूं तो गवर्नमेंट पैसा मुझे देते वक्त कोई टीडीएस नहीं काटेगा। एंड रिसीट ऑफ गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट, सिमिलरली अगर गुड्स भी एग्जेम्प्टेड गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं, हालांकि एग्जेम्प्टेड गुड्स हमने पढ़ा नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नोटिफिकेशन अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन वो भी है लंबा चौड़ा, तो अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो उसमें कोई टीडीएस नहीं काटेगा। देन गुड्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविएबल, जिसपे जीएसटी लेविएबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल वगैरह। Then where the supplier had issued an invoice for any sale of goods in respect of which tax was required to be deducted at source under VAT law before 1717, but where the payment for such sale is made on or after 1717. ये ट्रांजिशनल प्रोविजन वाला पॉइंट है कि सप्लाई पहले हो गया था पुराने वैट लॉज के अंदर और पैसा बाद में आ रहा है जीएसटी के अंदर, तो उसमें भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। Then where the location of the supplier and the place of supply is in a state which is different from the state or UT where the deductor is registered. अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, is different from state or UT where the deductor is registered. Location of supplier and place of supply, अगर ये दोनों कोई दूसरे स्टेट में है, लोकेशन ऑफ सप्लाई, जैसे मैं रजिस्टर्ड हूँ, डिडक्टर मैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वैसे तो हर स्टेट में रजिस्टर्ड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान के चलो कि डिडक्टर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, कोई जैसे एटॉमिक एनर्जी का जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है दिल्ली में रजिस्टर्ड, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका में है, अगर ये दोनों कर्नाटका में है लेकिन डिडक्टर रजिस्टर्ड कहां है, दिल्ली में है, तो फिर टीडीएस काटना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये टीडीएस काटेगा तो दिल्ली में तो भरेगा नहीं, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है ही नहीं और वो बंदा कर्नाटका में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर पे कैसे करेगा, तो इसलिए वहां टीडीएस कटेगा नहीं। Then all activities or transactions specified in Schedule 3 of CGST SGST Acts irrespective of value, कितना भी वैल्यू हो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये वो नेगेटिव लिस्ट लेवी के सेक्शन में पढ़ते हैं ना, नेगेटिव लिस्ट वो। देन वेयर द पेमेंट रिलेट्स टू अ टैक्स इनवॉइस दैट हैज बीन इशूड बिफोर 11018, क्योंकि 11018 के पहले टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था इसलिए। देन वेयर एनी अमाउंट वाज पेड इन एडवांस प्रायर टू 11018 and tax invoice has been issued on or after 11018 to the extent of advance payment made before 11018. इनवॉइस बाद में बनने वाला है लेकिन कुछ एडवांस 11018 के पहले पे हो गया तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, जो बाद में पे होगा उस पे कटेगा। Then where the tax is to be paid on reverse charge by the recipient, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होता है उसमें टीडीएस नहीं होता। अभी टीडीएस काटेंगे कैसे यार, मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी और गवर्नमेंट को ही टैक्स भरना है, रिवर्स चार्ज, गवर्नमेंट इज रेसिपिएंट, गवर्नमेंट हैज टू पे टैक्स, तो उसमें टीडीएस किसका काटेंगे, अरे वो तो टैक्स उनको ही भरना है ना तो उसमें टीडीएस कैसे कटेगा। तो आरसीएम मैकेनिज्म में टीडीएस का प्रोविजन नहीं आता। देन वेयर द पेमेंट इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो वैसे भी जीएसटी तो लगा के ही नहीं देगा ना बिल में, तो उसका टीडीएस कैसे काटेंगे। और देखा जाए तो यहां पर भी आरसीएम लगता है वो 94 वाला, लेकिन जो अभी तक अबेयंस में रखा है गवर्नमेंट ने, इन अभी इस पे कोई टैक्स पे नहीं करता, ना मैं करूंगा ना गवर्नमेंट करेगा, जीएसटी है ही नहीं तो टीडीएस क्या काटेंगे। ये वो सितंबर 19 तक अबेयंस में है। एंड वेयर द पेमेंट रिलेट्स टू सेस कंपोनेंट, वो तो ठीक है, वो कोई काम का नहीं है, टैक्स एंड सेस तो उस पे टीडीएस नहीं कटता ना। अब यहां से देखो ये जो एग्जांपल है इलस्ट्रेशन, इससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। मुझे मालूम है कि ऊपर की थियरी पढ़ के बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती।
अब क्लियर होंगी। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे तो वो यहां क्लियर होंगे। तो देखो एक एक करके देखते हैं। सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट, डिडक्शन रिक्वायर्ड और नॉट, एंड रिमार्क्स यानी रीजनिंग। ओके, लेट्स सी। फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट is making a payment of 3 lakh to a supplier of printing and stationery. तो supply of printing and stationery is taxable, तो इसलिए TDS कटेगा. Where the total contract value is more than 2.5 lakh, the deduction will be required. तो 3 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर है, इसलिए TDS कटेगा. Second, Education Department is making payment of rupees 5 lakh to a supplier of printed books. Okay, books का सप्लाई and printed or illustrated postcards where payment for books is 2 lakh and 3 lakh is for other printed or illustrated postcards. अब यहां पे देखो क्या है, बुक का जो सप्लाई है 2 लाख का, ये क्या है, नॉट टैक्सेबल. बुक के ऊपर जीएसटी नील है, बुक के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो गया. और जो बाकी प्रिंटेड मटेरियल है वो टैक्सेबल है, तो वो 3 लाख है, और 3 लाख जो है वो 2.5 लाख के ऊपर है, इसलिए टीडीएस काटना पड़ेगा. और कितने पे काटेंगे टीडीएस, 3 लाख रुपए में. तो वो दिया है देखो, यस डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ 3 लाख ओनली. 3 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस काटना है, क्योंकि जो बुक का सप्लाई 2 लाख का वो एग्जेम्प्ट है. तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, कॉम्पोजिट ऑफ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाईज, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 3 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर है, इसलिए टीडीएस काटना पड़ेगा. आया समझ. देन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज मेकिंग पेमेंट ऑफ 1.5 लाख टू अ सप्लायर ऑफ कार रेंटल सर्विस. सिर्फ 1.5 लाख है, इसलिए नो, द आंसर इज नो. तो लिखा है डिडक्शन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीज 2.5 lakhs irrespective of the amount paid. However, if the total value of supply is less than 2.5 lakhs, deduction is not required. तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख में डिडक्शन नहीं होगा, नो लिख दो यहां. Then health department executed a contract with a local supplier to supply medical grade oxygen of 2.6 lakhs including GST and is making full payment. 2.6 lakhs है, लेकिन ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो अपने को पहले जीएसटी को हटाकर देखना पड़ेगा कितना है. अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो रेट ऑफ टैक्स भी दिया रहेगा कि जीएसटी कितने रेट से इंक्लूडेड है. तो यहां पे अजम्पशन अपन ने लिया है 12%, क्योंकि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पे 12% है. तो जीएसटी अगर 12% ले ले अपन, तो रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा. रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, मेरे पास कैलकुलेटर है, कहां गया, यस, 2.6 लाख यानी 2,60,000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100 है ना. इंटू 100 करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगा एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो वो आता है 2,32,143, 2,32,143, यानी 2.5 लाख से कम है, इसलिए नो टीडीएस. नेट वैल्यू, तो वो यहां देखो कैलकुलेशन दिया, नेट वैल्यू 2 ये राउंड ऑफ करके दिया है 2.32 लाख, एक्चुअल आता है 2,32,000 यानी 2,32,143, तो इसलिए नो टीडीएस. Then Municipal Corporation of Kolkata purchases a heavy generator from a supplier in Delhi. Now it is making payment of 5 lakhs and IGST of 18 lakh on 5 lakh for such purchase. Yes, 5 लाख का है ना, 5 लाख का है तो टीडीएस कटेगा. और ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी अलग से लिया है, एंड जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% ऑन 5 लाख. तो इसमें कटेगा, और इसमें क्या कटेगा, आईजीएसटी 2% से कटेगा. Then Fisheries Department is making a payment of rupees 10 lakh to a contractor for supplying labor for digging a pond for the purpose of fisheries. Fishery Department है गवर्नमेंट का,
तो फिशरी के लिए करवा रहे, तो फिशरी आता है एग्रीकल्चर में, है ना, ये आता है एग्रीकल्चर के अंदर। रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एग्रीकल्चर में आता है ना, तो ये एग्रीकल्चरल से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, तो ये एग्जामिशन में आ जाएंगे। एग्जामिशन है इसलिए इस पे टीडीएस नहीं काटेंगे, नो टीडीएस, बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट। Then municipality is making payment of 5 lakhs to a supplier in respect of cleaning of drains where the value of supply of goods is not more than 25% of the value of composite supply. ये भी exemption की लिस्ट वाला है, तो इसलिए यहाँ भी no. Then government school is making a payment of 3 lakh to a supplier for supply of cooked food as midday meals. ये भी एग्जेम्प्ट है, मिड डे मील्स याद है ना, इसलिए नो टीडीएस। देन हेल्थ डिपार्टमेंट इज मेकिंग पेमेंट 10 लाख टू अ सप्लायर ऑफ हियरिंग ऑफ सप्लाई ऑफ हियरिंग एड्स, सप्लाई ऑफ हियरिंग एड्स। ये गुड्स वाला एग्जेम्पशन है, ये गुड्स है लेकिन एग्जेम्प्ट है। अब आप कहोगे सर हमको तो नहीं मालूम, ऑब्वियसली नहीं मालूम क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, गुड्स के ऊपर नहीं आएगा, सर्विसेज के ऊपर आ सकता है, बट स्टिल अगर आया भी तो वहां ब्रैकेट में लिखा होगा क्वेश्चन में दैट इट इज एग्जेम्प्ट, तो फिर नो टीडीएस। ओके, तो ये एक था, और अगला जो टेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता ही होगा कि कौन से स्टेट वगैरह में अपने को टीडीएस काट के भरना है ना, तो वो ये टेबल से क्लियर होगा। तो देखो अच्छे से इसको, पहले पॉइंट में दिया है सिचुएशन इन ऑल केसेस टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ओवर 2.5 lakhs, बहुत ही अच्छी बात है, यानी टीडीएस तो काटना ही काटना है। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है, एंड प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट भी दिया है। क्योंकि ये रेसिपिएंट जो है ही इज लायबल टू डिडक्ट द टैक्स, यानी डिडक्टर कौन है, डिडक्टर तो ये है ना, रेसिपिएंट है ना, ये डिडक्टर है। ओके तो देखो ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट इज गोइंग टू डिडक्ट टैक्स व्हेन ही मेक्स पेमेंट टू सप्लायर, है ना, तो ये कहां रजिस्टर्ड है वो इसलिए दिया है। तो देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर कोलकाता है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोलकाता है, इंट्रा स्टेट हो गया। इसको देखकर अपन डिसाइड करेंगे कि इंटर है कि इंट्रा है, तो ये इंट्रा हो गया क्योंकि दोनों एक ही स्टेट में है, दोनों की स्टेट में। तो टाइप ऑफ सप्लाई देखो इंट्रा स्टेट होगा, और कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, टीडीएस काटने का है क्या हो, और कौन सी गवर्नमेंट को भरना है, वेस्ट बंगाल, सिंपल, ठीक है। दूसरा, दिल्ली से पंजाब गया, ये पढ़ना है क्या आपको, पढ़ो चलो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर इन दिल्ली, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली, और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब, जहां डिलीवरी होगा गुड्स का, तो और रेसिपिएंट भी पंजाब में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो पहले तो ये इंट्रा स्टेट से सेल हुआ कि इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, क्योंकि देखो ये दोनों अलग अलग है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली में है, लोकेशन ऑफ सप्लाई पंजाब में है, इसलिए क्या हो गया ये इंटर स्टेट। इंटर स्टेट है तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, तो टीडीएस भी किसका कटेगा, आईजीएसटी का, कितने रेट से, 2%, 2% टीडीएस कटना पड़ेगा अपने को, आईजीएसटी। और वो कहां भरेगा, टू पंजाब गवर्नमेंट, तो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर वहां से आईजीएसटी है, क्योंकि सॉरी पंजाब गवर्नमेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, आईजीएसटी है तो वो तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा,
आधा स्टेट को देगा, आधा खुद के पास रखता है, आधा स्टेट को देता है। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंगेजेस अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ दिल्ली, कॉन्ट्रैक्टर देखो कहां का है, दिल्ली का है, फॉर सप्लाई फॉर रिनोवेशन ऑफ बांग्ला भवन इन दिल्ली। तो ये सप्लायर तो दिल्ली का है, वर्क भी दिल्ली में ही हो रहा है, यानी लोकेशन ऑफ सप्लाई जो है वो भी दिल्ली में है। तो ये हो गया इंट्रा। लेकिन दिल्ली के अंदर ये रजिस्टर्ड है क्या रेसिपिएंट? नहीं, वो तो दिल्ली में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। तो अगर उनका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, लेकिन ये सप्लाई तो दिल्ली में है, तो टैक्स पेएबल कहां है? दिल्ली में है ना। टैक्स पेएबल इन दिल्ली है, लेकिन ये बंदा तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कार्ड भी लेगा तो दिल्ली में आके भरेगा कैसे? ये वो वाला पॉइंट था जो अपन ऊपर में देखा था ना, नॉट लाइबल टू डिडक्ट, सो दिस इज दैट पॉइंट। तो दिल्ली में टैक्स पेएबल है, भरेगा कैसे? ये तो आदमी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर टीडीएस नहीं काटना है, नो टीडीएस। आए समझ में? क्योंकि सप्लाई दिल्ली में है तो टैक्स दिल्ली में पेएबल है, लेकिन जो टीडीएस काटने वाला बंदा है वो तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है ना। हाउ विल ही डिडक्ट टैक्स एंड पे इन दिल्ली? बिकॉज ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन दिल्ली, देयरफॉर नो टीडीएस। आए समझ में? फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वैल्यूएशन का है। वैल्यूएशन तो सिंपल है, उसमें टीडीएस को अपने को हटाना पड़ता, सॉरी जो टैक्सेस है, जीएसटी टैक्सेस जो है उसको हटाना पड़ता है। तो वो लिखा है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड एप्लीकेबल रेट्स विद इलस्ट्रेशंस। For the purpose of deducting TDS, the value of supply shall exclude the taxes leviable under GST, and no deduction of tax and cess should also be made on value of exempted goods. ये भी देखा अपन ने, or services of both, even if the exempted and taxable supply are billed together. नोट में दिया है कि suppose 3 separate contracts for supply are given to Messrs ABC by the Health Department. 3 separate supply contracts देखो दिए उसको, एक ही आदमी को, Messrs ABC by Health Department of the Government of West Bengal, and the value of taxable supply is below 2.5 lakhs in each case. हर एक केस में 2.5 लाख से कम है, लेकिन टोटल 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? नो, क्योंकि अपन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का 2.5 लाख रुपए देखते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दिया है, though their combined value is more than 2.5 lakh, in such case no deduction is required to be made, since value of taxable supply is in neither of the contract exceeds 2.5 lakhs. Then rate of deduction. Rate of deduction तो आपको मालूम ही है। There are 4 types of taxes, सबको मालूम है, IGST, सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो कॉम्बिनेशन रहेगा उसका जो भी है। अगर इंट्रा स्टेट है तो 1+1 रहेगा, और इंटर स्टेट है तो 2% रहेगा, सीधा, बहुत सिंपल। फिर इलस्ट्रेशंस देखो उसके। एग्जाम्पल 1 में दिया है, ये पहला एग्जाम्पल है कि सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। Supplier X makes taxable supply worth 10,000 to a municipality where contract for supply is 15 lakhs. The rate of GST is 18%. Supplier and the deductor are in the same state. Supplier and deductor are in the same state. Following payment is made by this municipality to X. 10,000 value of supply plus 900 central tax and 900 state tax. Value of supply will be 10,000, क्योंकि अपन टैक्सेस को तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो 10,000 लेंगे, उस पे सेंट्रल टैक्स 100 रुपये और स्टेट टैक्स 100 रुपये काट लेंगे, टीडीएस कटेगा, एंड पेमेंट ड्यू टू एक्स आफ्टर टीडीएस विल बी 11,600. तो 11,600 कहां से आया? देखो 10,000, उसमें 900 दोनों ऐड होंगे और 100 माइनस हो जाएंगे जो टीडीएस कटा, तो टोटल आएंगे 11,600.
और इसका थोड़ा सा आगे भी समझा दूं, ये टीडीएस में होता क्या है, देखो कि अगर किसी को लिंक नहीं लगाऊंगा मैं समझा देता हूं। सप्लायर रेसिपिएंट को दे रहा है सर्विस या गुड्स एज ए केस में भी। अब इसकी वैल्यू अगर 10,000 रुपए है और उस पे उसने जीएसटी लगा के भेजा है, सीजीएसटी ऑफ 900 एंड एसजीएसटी ऑफ 900, यानी टोटल बिल का अमाउंट कितना है, इनवॉइस का अमाउंट 11,800 का बिल बना के रेसिपिएंट को भेजा। तो रेसिपिएंट क्या करेगा कि 200 रुपए का टीडीएस काट लेगा। सो ही विल डिडक्ट टैक्स। सो व्हेन ही विल मेक पेमेंट, ये जब इसको पेमेंट करने जाएगा तो क्या करेगा कि इनवॉइस अमाउंट जो है 11,800, इसमें से काट लेगा टीडीएस 1+1, या आईजीएसटी है तो डायरेक्ट 2% कट जाएगा। तो ये जो टीडीएस काटेगा वो सीजी का 1% यानी 100 रुपए। 100 रुपए कहां से है, 10,000 इंटू 1%। सिमिलरली एसजी का 1% 100 रुपए काट लेगा, 10,000 इंटू 1%। और आईजीएसटी होगा तो सीधा अपन 10,000 का 2% काट लेंगे। तो इतना काट के ये पे करेगा 11,600। समझ में? तो ये 11,600 रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा, और ये जो 200 रुपए काटा इसने टीडीएस, ये डिपॉजिट कर देगा विद गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। सीजी और एसजी का 100 रुपए वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, और ये जो इधर पे कर रहा है इसका क्रेडिट मिल जाएगा फिर सप्लायर को। ठीक है, तो ये डिपॉजिट जो यहां हो गया इसका क्रेडिट दे देंगे टू सप्लायर। है तो सप्लायर का ही टैक्स ना, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जब वो अपना टैक्स पे करेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट करेगा, तो कैसे करेगा, सीजीएसटी 900 रुपए उसको देना है, लेकिन 900 रुपए में 100 रुपए का क्रेडिट मिल गया विच इज ऑलरेडी पेड, तो वो पे करेगा 800 रुपए। एंड सिमिलरली एसजीएसटी 900 रुपए उसको देना था, लेकिन 100 रुपए ऑलरेडी पे हो चुका है, तो ये क्रेडिट जो है यहां सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसको क्रेडिट मिलेगा, वो फिर सेट ऑफ कर देगा, तो वो 800 रुपए पे करेगा गवर्नमेंट को। ऐसा समझे? सो दैट इज हाउ टीडीएस विल वर्क। सिंपल है, जैसे इनकम टैक्स में होता है वैसे ही होता है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है कि सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का एग्जाम्पल है। तो सप्लायर वाई है मुंबई का, मेक्स टैक्सेबल सप्लाई वर्थ 10,000 एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई वर्थ 20,000 इन एन इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू फाइनेंस डिपार्टमेंट। अभी एक बिल उसने बनाया है 10,000 का और 20,000, तो टैक्सेबल 10, एग्जेम 20। इन एन इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड है, टू फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई इज ऑफ 6 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का है, जिसके अंदर 2,60,000 जो है वो टैक्सेबल सप्लाई का है इंक्लूडिंग जीएसटी एंड 340 फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड द फॉलोइंग पेमेंट इज, अच्छा यहां से तो आंसर है। अब देखो क्या कर रहा है वो, 6 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 2,60,000 है टैक्सेबल सप्लाई का। अभी 2,60,000 जो है टैक्सेबल सप्लाई का, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18% है। तो पहले अपन एक्सक्लूड करके देखते वैल्यू कितना आता है। देखो 2,60,000 डिवाइडेड बाई 118 118 इंटू 100, 2,20,000 आता है। तो अगर अपन टैक्स को एक्सक्लूड कर दे तो अमाउंट 2,20,000 एंड समथिंग आता है, यानी कि 2.5 लाख से कम आ रहा है। तो इस पे टीडीएस काटने का नहीं है, नो टीडीएस। वो देखो नीचे कैलकुलेशन दिया है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 2,60,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अगर अपन एक्सक्लूड करके निकालेंगे तो वो आएगा 260 इंटू 100 अपॉन 118,
is equal to 220, 340. Since it is less than 250, therefore no tax is required to be deducted at source. Simple. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो बन सकते हैं इसमें. फिर एक पॉइंट है, सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, और उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम में भी टीडीएस काटना है. तो उसमें बहुत सिंपल है, उसमें वैल्यू 2,55,000 का है, और उसमें क्या है कि टैक्स को अलग से तो लिखते नहीं, तो जो टोटल 255 है उसको ही पकड़ेंगे अपन, और 255 जो है 2.5 लाख से ऊपर है, इसलिए टीडीएस काटना पड़ेगा. सिंपल. फिर उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल प्रोविजंस है. रजिस्ट्रेशन कहाँ कैसे करना है, तो वो लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिडक्टर ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी. तो उसमें लिखा है दी एग्जिस्टिंग डिडक्टर्स ऑफ स्टेट टैक्सेस जो थे या टीसीएस वगैरह अंडर वैट एक्ट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली माइग्रेटेड टू जीएसटी. उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लगेगा, इसमें माइग्रेशन नहीं है. And section 24 clause 6 of CGST Act provides for compulsory liability for registration for deductors of TDS. तो ये वैसे तो देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सारे, इनको तो कोई जीएसटी लगता नहीं, ये तो गवर्नमेंट है खुद, लेकिन टीडीएस काटने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन लगेगा कंपल्सरीली. And deductor in GST will be required to get registered and obtain a GSTIN number as TDS deductor even if he is separately registered as a supplier. अगर मान लो कि कोई सप्लायर में रजिस्टर्ड है भी, तो भी उसको टीडीएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो सेपरेटली लगता है. एंड डिडक्टर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड थ्रू द कॉमन पोर्टल, सबको मालूम है, बाय यूजिंग हिज पैन और टैन नंबर. इनकम टैक्स का जो पैन या टैन नंबर होता है उससे आप रजिस्ट्रेशन करो. देन पेमेंट ऑफ टीडीएस. By nature, the method of depositing TDS under GST is very much similar with the method followed for VAT, जो पुराने VAT में होता था. In GST, there will be a single portal, that is gst.gov.in, for registration, payment, etc. This section to be state specific and to be written by the state government in accordance with respective treasury management system. वो तो ठीक है. चालान जनरेशन होगा, उससे आप पे कर दो. ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सबको मालूम है, नेट बैंकिंग के थ्रू. फिर टीडीएस रिटर्न भरना पड़ता है जीएसटीआर 7 के अंदर. ये सब हमने पढ़े थे रिटर्न के चैप्टर में, और ये 10th ऑफ दी नेक्स्ट मंथ तक अपने को फाइल करना है. फिर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस विद द गवर्नमेंट है, वो भी 10th ऑफ दी नेक्स्ट मंथ अपने को भरना पड़ता है. और उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया वो देना पड़ेगा टू द सप्लायर. उसका फॉर्म है GSTR 7A, और ये 5 दिनों में देना है. 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट टू द गवर्नमेंट. जैसे ही अपने टीडीएस कार्ड के गवर्नमेंट को भरा, तो गवर्नमेंट को भरने के बाद 5 दिन में सर्टिफिकेट बना के मैं आपको दूंगा, और आप फिर क्या करेंगे, उसका क्रेडिट ले लेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर. इसका क्रेडिट कैश लेजर में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नहीं. दिस इज नॉट ITC, दिस इज नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो देखो नेक्स्ट लाइन में कि डिडक्टी दैट इज सप्लायर शैल क्लेम द क्रेडिट ऑफ सच डिडक्शन इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. जैसे एग्जांपल में भी दिया है कि अगर टीडीएस काटा गया है 1% फ्रॉम द पेमेंट टू बी मेड टू अ नोटिफाइड सप्लायर ऑन 4th of July, this TDS amount has to be remitted into the treasury on or before 10th of August, and the TDS certificate of the above mentioned details has to be issued on or before 15th of August. 10 अगस्त के पहले जमा करा दो, और टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो अगले 5 दिन में, 15 अगस्त तक आप इशू कर दो. फिर लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी भी रहता है, ये सब अपन ने पढ़े थे. वो 100 रुपए पर डे अप टू 5,000. फिर उसमें कंसेशन भी है, वो सब देखे थे अपन ने, एक बार आपको पढ़ना है वापस से. फिर रिफंड भी अपन क्लेम कर सकते हैं ऑफ एक्सेस डिडक्शन. अगर गलती से हो गया तो सेक्शन 54 में रिफंड वगैरह ले सकते हैं आप. However, if tax deducted amount is already credited to the electronic cash ledger, अगर सामने वाले को मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, उसने अपने कैश लेजर में क्रेडिट ले लिया,
तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको क्रेडिट मिल गया तो सेट ऑफ भी हो गया ना, तो फिर काई का रिफंड, नो रिफंड। तो ऐसे सारे पॉइंट्स है टीडीएस के। तो सेक्शन 51 तो मैंने दिया ही, साथ में जो उसके रिटर्न वगैरह से रिलेटेड पॉइंट है वो भी दे दिया है, ताकि आप एक जगह सब पढ़ लो। वेरी गुड। सिमिलरली अगले सेक्शन पे चलते हैं, 52 टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये भी 11018 से इफेक्टिव में आया है, ठीक है। और ये कहां लगता है, देखो, TCS refers to tax which is collected by electronic commerce operator, जैसे Amazon हो गया, तो वो कलेक्ट करेगा when the supplier of goods makes supply of goods or services through its portal and the payment for that supply is collected by the electronic commerce operator. Amazon, Flipkart, Snapdeal, ये सब इसमें आ गया, प्लस अपने जो है जैसे फारूका क्लासेस भी आ गया, क्योंकि फारूका क्लासेस भी बाकी जो टीचर्स है उनके प्रोडक्ट में लिस्ट करके बेचता हूं ना, जहां पैसा मैं कलेक्ट करता हूं स्टूडेंट से और फिर मैं वो टीचर को हैंड ओवर करता हूं। तो हम सब क्या बन गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो फारूका क्लासेस फारूका के तो प्रोडक्ट बेचता ही है, वो तो खैर अपने खुद के है, लेकिन जो बाकी टीचर्स के प्रोडक्ट्स में बेचता हूं तो उस पर मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, किन से, इन सब लोगों का। ओके, तो देखो उसको देखते हैं। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, जो सिर्फ एजेंसी का काम कर रहे हैं उनको नहीं, एजेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं जो अपने नाम से प्रोडक्ट को बेचते हैं थ्रू अ कॉमन पोर्टल, और फिर पैसा लोगों से कलेक्ट करके फिर ये जो ओनर्स थे गुड्स के उनको हैंड ओवर करते हैं। हैज बीन मैंडेटेड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स from the net value of taxable supplies made through it by other suppliers whenever the ECO collects the consideration on behalf of the supplier। यानी अगर पैसा डायरेक्टली इन लोगों को जा रहा है, मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो फिर मेरे को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा मेरे हाथ में आ रहा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के हाथ में आ रहा है, एंड देन ही इज हैंडिंग ओवर द मनी टू द एक्चुअल सप्लायर्स after deducting my commission out of it, then yes, I will have to collect tax at source. Rate of TCS जो है, तो उसमें लिखा है कि every electronic commerce operator not being an agent shall collect an amount calculated at 0.5% of the net value of the intrastate supplies made through it by other suppliers where the consideration for with respect to such supplies is to be collected by the said operator। सिंपल है। और फिर उसको गवर्नमेंट को जमा करा देना है within 10 days from the end of the month। जिस एग्जाम्पल में देखिए, अगर जुलाई का कलेक्शन करेंगे तो 10 अगस्त तक जमा कराना है। फिर फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट्स रहता है within 10 days from the end of each month। और एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना है बाय 31st of December, जैसे सबको रहता है वैसे। फिर रेक्टिफिकेशन वगैरह भी दिया है। एंड क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय सप्लायर, जो सप्लायर है उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मैचिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सप्लाईज है, मैचिंग ये सब आप जानते हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे रिटर्न्स और सप्लायर के रिटर्न्स मैच होने चाहिए, और डिस्क्रिपेंसी है तो उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा, और डिफरेंस आ ही रहा है तो फिर डिफरेंस को पे करना पड़ेगा। नोटिस टू ऑपरेटर वगैरह वो सब रहता है, वो कोई काम का नहीं है। देन अदर की कॉन्सेप्ट्स, वो भी कोई खास काम का नहीं है। और मंथली स्टेटमेंट तो बता ही दिया मैंने आपको, उसके नंबर आप एक बार पढ़ लो। GSTR 8 होता है। So all those points are just to be read once। तो इसका भी लेकिन आप एक जो रेट अपने लिखा ना, तो रेट जो है वो कैसे रहेगा, CGST
का 0.5%, SGST या UTGST का 0.5%, यानी टोटल अगर IGST है तो हो जाएगा 1%। ओके, तो ऊपर में जो 0.5 दिया था वो सिर्फ CGST के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, क्योंकि सेक्शन 52 तो CGST का है ना, तो उसमें 0.5 है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज है उसमें भी 0.5 रहेगा और IGST में 1 रहेगा। ओके, बाकी तो बहुत सिंपल है, तो जैसे एक बार उसको पढ़ के रखो। और फिर आखिरी में एक पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी सिंपल पॉइंट। On utilization of input tax credit availed under this act for payment of tax dues under the Integrated Goods and Services Tax Act, in accordance with provisions of subsection 549, as reflected in the valid return furnished under subsection 1 of 39, the amount collected as central tax shall stand reduced by an amount equal to the credit so utilized, and the central government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the central tax account to the integrated tax account। ये पहले तो भी अपन ने कभी एक सेक्शन देखा था जिसमें उल्टा था कि इंटीग्रेटेड से वो सेंट्रल टैक्स में ट्रांसफर करते हैं। अब ये उसका रिवर्स, कि अगर आपने यहां एक सप्लायर है, उसने CGST लगाया, ठीक है, CGST लगाया 100 रुपए और रेसिपिएंट को दिया। रेसिपिएंट ने क्या किया कि इसका क्रेडिट ले लिया, ITC लिया, तो ITC में भी किस नाम से लेंगे? CGST के नाम से क्रेडिट लेंगे। और उसके आउटपुट पे आ रहा था IGST, तो ये IGST आ रहा था मान लो 170, तो ये 100 रुपए उसने यहां सेट ऑफ किया। ये तो अपन ने किया, असेसी ने किया। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा कि गवर्नमेंट के पास ये CGST का जो अमाउंट आया हुआ है ना 100 रुपए, वो फिर आगे IGST में सेट ऑफ हुआ है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल टैक्स अकाउंट से 100 रुपए निकाल करके इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट में डाल देगा। किसमें डालेगा? इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट में। वेरी सिंपल। तो ऐसा है ये चैप्टर, सिंपल है। पेमेंट ऑफ टैक्स 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो।